राकेश जी, काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया कि गंगा में बहुत पानी बह गया है। खासतौर से इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड ऑलमोस्ट पूरी की पूरी उठाकर सेंटर में बुला ली गई है। उसमें से ईस्टर्न कमांड का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था 18 राफेल विमान, जो कि वे वेस्ट बंगाल के अंदर जो बेस था वहां पर थे। उनको भी सेंट्रल कमांड में बुला लिया गया है। मतलब नाम नहीं लिया गया, बोला कि ईस्टर्न कमांड के अधिकतर एयरफोर्स के इक्विपमेंट सेंट्रल कमांड में बुला लिए गए हैं। सेंट्रल कमांड तो आपका ही प्रदेश है, वहां पर जी। हिल्स है और बाकी चीजें काफी है। प्रेसिशन टारगेटिंग हो रही है रियल वॉर टाइम सिचुएशन में, और बॉम्ब्स भी गिराए जा रहे हैं। वहां पर पूरी प्रैक्टिस हो रही है हिल्स की और प्लेन्स की। पूरी रात एयरफोर्स ने नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी पूरी सॉर्टीज की और पूरा का पूरा आसमान गरजते रहे वहां पर। अभी की खबर यह है कि इंडिया ने अपनी नेवल स्ट्रेंथ जो है पूरी की पूरी उतार दी है समुद्र के अंदर। तो घेरेंगे तो चारों तरफ से घेरेंगे। और आईएनएस विक्रांत पानी में चला गया है और उसके ऊपर मिग 29 तैनात कर दिए गए हैं। मिग 29 का जो नेवल वर्जन होता है, जो वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकते हैं। और वहां से उन्होंने मिसाइल टारगेटिंग किया है फ्रिगेट से और बाकी से, तो जो काफी कामयाब हो गए हैं। तो इसके साथ कुछ और भी चल रहा है। तो एयरफोर्स पूरी अलर्ट पे है, नेवी इस टाइम पूरी पूरी अलर्ट पे आ रही है। मोदी शायद चुप है, वो उनकी नीति है कि वो अपना काम थोड़ी सी चुप्पी से ज्यादा करते हैं, उनमें सीक्रेसी ज्यादा होती है, तो चीजों को जाहिर नहीं करते हैं। सेनाध्यक्ष भी कश्मीर के अंदर है। और इसका मतलब ये है कि तीनों सेनाएं जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। पाकिस्तान बार बार घुटकी दे रहा है कि हमारे पास एटमी शक्ति है और हम उसका यूज करेंगे, तो भाई कर लो, किसने मना किया है? अगर आपको लगता है कि वो करके काम चल जाता है तो कर लो, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन फिर परिणाम तो सबको पता ही है क्या है। दूसरा, कुछ हालांकि इंडिया के पास S-400 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुंबई की सुरक्षा के लिए एक दिया गया है पहले से ही। और 2 S-400 और हैं, एक शायद दिल्ली के आसपास, एक एक और है। आने 5-6 थे लेकिन कम आए। लेकिन इंडिया के अपने भी जो एयर डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो एक्टिव है सारे के सारे। लगता है कि तैयारी पूरी करके ही जाएंगे। जो सीसीएस पाकिस्तान की मीटिंग हुई उसके अंदर एक सवाल ये भी उठाया गया था शहबाज शरीफ के द्वारा कि अ, हमारे पास गोला बारूद है कितना लड़ने के लिए, जरा भी तो बता दो पहले, कितने दिन चल सकता है, कितने दिन सस्टेन करेगा। तो इस किस्म के भी सवाल उठे हैं। इकोनॉमी के तौर पर इंडिया काफी स्ट्रांग है और काफी लंबे टाइम तक वॉर को सस्टेन कर सकता है। पाकिस्तान वैसे ही एक किस्म से कहा जाए तो बहुत नीचे है उस मामले में, इकोनॉमी के मामले में। और उसका फॉरेस्ट का जो रिजर्व है वो भी ले दे के 10-12-13 बिलियन डॉलर का, हमारे पास पौने 700 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व हैं। तो हम अगर कोई चीज बाहर से मंगाना भी चाहें, असला मंगाना चाहें। और एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अमेरिका को दखल देना चाहिए, बड़ा लंबा इंटरव्यू का, काफी पॉपुलर हो रहा है, इसमें वायरल भी हो रहा है, जो स्काई न्यूज पे आया है। ये भी चीजें हैं। और इसराइल की जो सॉलिड सपोर्ट आई है इंडिया के लिए इस मामले में, नेतन्याहू की तरफ से भी, और खासतौर से अमेरिका से भी जो सपोर्ट आ रही है, वो सारी जूस लॉबी की सपोर्ट है। तो जूस लॉबी सॉलिडली क्या है कि अमेरिका की ओपिनियन को भी मोल्ड करती है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी मोल्ड करती है। तो पिछली वॉर्स की तरह इंडिया को जो पहले सपोर्ट नहीं था, इस बार वो एक मॉरल सपोर्ट तो है, अगर मैं मटेरियल सपोर्ट ना भी कहूं तो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल हैं। बट आई कैन से ओनली वन थिंग कि कंपेयरिंग इन कंपैरिजन टू 1999 कारगिल और 1971, 1975, 65, वी आर मच मोर फॉर्मिडेबल एज फार एज डिफेंस फोर्स इज कंसर्न, मच मोर फॉर्मिडेबल। और पाकिस्तान का जो टोटल बजट है इंडियन रूपी के अंदर, टोटल बजट वो इन, इंडिया के डिफेंस बजट से कम है। पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो इंडिया के डिफेंस बजट से कम है। इन डॉलर टर्म्स में लो या इंडियन रूपी के टर्म्स में लो, तो उनके हालात काफी खराब है उस मामले में। तो बहुत सारी चीजें घट रही हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, पर एक बात मैं कह सकता हूं कि जंग तो हर हालात में बुरी होती है, उससे नुकसान ही होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसका जिक्र करना जरूरी है कि अब जंग 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में खत्म नहीं होती है। अब सालों साल की जंग है। तो इसके ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, जैसे आपने पूरी प्रस्तावना में बताया कि जंग तो होगी, जंग अब टाली नहीं जा सकती है। लेकिन ये जंग उस समय हो रही है जब इस पार्टी के लोग हमारे देश में जो सरकार चला रहे हैं, उनके लोगों का ये नारा होता, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री होते थे, कि हम जंग ना होने देंगे। और उन्होंने कोशिश भी की थी। उस समय भी हालात आतंक के इतने ही खराब थे जितने अब हैं। और उन्होंने जंग ना होने देने की अपनी कोशिश को अमल में लाने की बहुत मेहनत भी की, लेकिन टाल नहीं पाए। कारगिल हुआ, उसके पहले जंगें पाकिस्तान के साथ जितनी हुई हैं उनका लंबा इतिहास है। लेकिन आज के दौर में जो पहलगाम की घटना के बाद से जिस तरह से जंग की तैयारी हो रही है,
उससे मुझे लगता है कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है हिंदुस्तान के लिए भी और पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे एशिया के लिए। इसका जंग का असर केवल पाकिस्तान भुगतेगा सजा के तौर पर, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन इस मौके पर, इस वारदात के बाद जिस तरह से दुनिया के बड़े देशों ने नैतिक समर्थन भारत को दिया है, वो काबिल गौर है। उससे मुझे लगता है कि अब लड़ाई जो होगी वो आर पार की होगी, और इसमें ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होना है। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले हर मामले में बहुत कमजोरी है, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे सेना का मामला हो, चाहे आंतरिक स्थितियां हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां भी बनी हुई है, बलूचिस्तान लगा हुआ है। तो हालात वहां भी अच्छे नहीं है, हालात यहाँ भी अच्छे नहीं है। यहाँ भी आपने देखा कि हमारी सरकारी पार्टी के जो सांसद है वो गृह युद्ध की तमाम घटनाओं के लिए, जो कि हम नहीं मानते कि गृह युद्ध है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे देश का मुख्य जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वो जिम्मेदार है। तो अब इनके पास जंग के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। जवाब देना भी चाहिए, आतंकी जिस ढंग से घटना हुई है उसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले आपने जैसे कहा कि सब कुछ गुपचुप हो रहा है। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें कोई प्लान नहीं बताया हमारे अपने देश के लोगों को। आपने सिर्फ अपनी एक चूक मानी कि हाँ हमसे सुरक्षा करते हैं, में चूक हुई और ये वारदात हो गई। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए था। हमारे देश में जो लोग हैं जो इस युद्ध से प्रभावित होंगे, भावी युद्ध से, संभावित युद्ध से, उनको तैयार करने के लिए अवसर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने कहा जिस ढंग से हमारे लड़ाकू विमानों ने उड़ाने भरना शुरू कर दी है अपने अपने ठिकाने पर, हमारे ग्वालियर के पास जगह है करेला, वहां तो उड़ते हुए लड़ाकू विमान से कोई ऐसी चीज गिरी कि बेचारा एक गरीब नागरिक था, उसका पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया। तो आवाज कम हो गई सर आवाज एकदम कम हो से। गई सर एकदम से। हेलो हेलो, जी, जी, बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। कब हो हाँ, गई? हाँ, कोई लगता कॉल आया कोई लगता होगा आपका कॉल आया शायद, होगा आपका शायद। नहीं नहीं, कॉल तो नहीं आया। पता कॉल नहीं नहीं। आया। हाँ, हाँ, अभी ठीक तो हो गई, फिर से अभी ठीक हो गई। हाँ, अभी तो ठीक है। ये पूरा देश इस समय तनाव में है। और ये तनाव दो तरफा तनाव है, युद्ध का तनाव भी है, युद्ध के खतरे भी सामने नजर आ रहे हैं, और दूसरे इस घटना के बाद जो प्रतिक्रियाएं देश के भीतर हुई हैं उससे भी एक तनाव है। लोग अब चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं। आप देखें आगरा के पास ठीक उसी पैटर्न पर, जैसे कि पहलगांव में हुआ कि धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, ऐसे आगरा में एक सिलसिले ने एक अल्पसंख्यक युवक को सिर्फ धर्म पूछा और मार दिया। वो गोश्त की दुकान पर काम करता था, गरीब आदमी था। तो ये प्रतिक्रियाएं जितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए, उतनी गंभीरता से युद्ध की तैयारियों को भी लिया जाना चाहिए। और सबसे पहले नागरिक हितों को देखना चाहिए। वैश्विक स्तर पर आपको इससे लोकप्रियता मिल सकती है, आपका झंडा बुलंद हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा, आपका भी इकबाल दुनिया में बढ़ेगा। लेकिन जिन हालात में ये घटना हुई है, उन हालात में अगर युद्ध होता है तो ये बहुत लेकिन बीच में बहुत सारी घटनाएं और भी घटी हैं, जिसमें खास तौर से पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जो आतंकवादी थे उनको फ्रीडम फाइटर कहा गया है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक बड़ा जी, जी राकेश ये जी। ये नेट जी कुछ बाधा पैदा कर रहा है जी मुझे लगता है। जी जी जी, कोई बात तो नहीं। स्थितियां बहुत गंभीर है, और इस स्थिति में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तरफ आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप घटना स्थल की तरफ जाने के लिए समय न निकाल कर सीधे बिहार के विधानसभा चुनाव के मंच पर खड़े हो जाते हैं। तो इससे लोगों में, आम जनता में बड़ा गलत संदेश जाता है, और ये लगता है कि आप इस घटना को लेकर के जितना संजीदा होने चाहिए थे उतने संजीदा नहीं है। ये आशंकाएं भी बलवती होने लगी हैं कि जिस तरीके से पुलवामा के कांड के बाद से और वहां हुए शहीदों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया था, सियासी इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह का सियासी इस्तेमाल अब युद्ध के जरिए फिर से किया जाने वाला है। क्योंकि भारत में इस समय स्थितियां हर मोर्चे पर खराब हैं, और उनके लिए जैसे कि अतीत में होता रहा पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी, कि जब हालात अंदर के बिगड़ते हैं तो युद्ध का राग छेड़ देते हैं। आज का जमाना युद्ध का जमाना नहीं है। आपने देख लिया दुनिया में कितने बड़े युद्ध चल रहे हैं, उससे कितना विनाश हुआ है, मानवता का विनाश हुआ है, अर्थव्यवस्थाओं का विनाश हुआ है, संस्कृति और सभ्यताएं खतरे में पड़ रही हैं। तो ऐसे में भारत सरकार का जो रुख है बड़ा अटपटा, बड़ा स्पष्ट है। ये बात सही है कि पूरा देश चाहता है कि इस घटना का जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन वो जवाब क्या केवल युद्ध है या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? इस पर भी रक्षा विशेषज्ञों को अपनी राय रखना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि जितने भी मुख्य धारा के टीवी चैनल्स हैं उस पर एक ही राग अलापा जा रहा है कि हम तो युद्ध करेंगे, हम तो युद्ध करेंगे। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो बुनियादी तैयारियां और जो बुनियादी कदम उठाए जाने चाहिए उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। अभी तो सिर्फ ये है कि हमें जंग लड़ना है।
तो जंग लड़ना बहुत आसान चीज नहीं है। जंग पूरे देश के मुस्तकबिल को प्रभावित करता है, पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। तो जैसा कि आपने कहा कि परमाणु युद्ध की जो धमकियां हैं, गरीब और कमजोर देश जिसके हाथ में अगर परमाणु है तो वो उसका इस्तेमाल पागलपन की हद तक जाकर अगर कर दे तो उसके बारे में भी हमें सोच लेना चाहिए पहल करने से पहले। जी।